हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडू स्टडी 26। और आज हम अपनी हिस्ट्री की वीडियो का एक नया पार्ट शुरू करने जा रहे हैं। लास्ट टाइम हमने इश्यूज एंड वर्ल्ड हिस्ट्री फर्स्ट का सिलेबस देख लिया था और क्वेश्चन पेपर मैंने आपको सॉल्व करवाया था, जिसके अंदर मैंने आपको हर क्वेश्चन के मेन पॉइंटर्स बताए थे। और अब मैं अपनी आने वाली हर वीडियो के अंदर जितने भी मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं उन सबको डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी वन बाय वन। ठीक है, तो मैं अपना सबसे फर्स्ट जो क्वेश्चन है उससे स्टार्ट करती हूँ, जो कि क्वेश्चन पेपर में भी पूछा जाता है और स्टार्टिंग भी उसी क्वेश्चन से होती है, मतलब कि चैप्टर भी हमारा जो है उसी क्वेश्चन से स्टार्ट होता है। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन है, पूंजीवादी औद्योगिकरण क्या है, यह आधुनिकता से कैसे संबंधित है। ठीक है, क्वेश्चन को समझना, क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कभी कभी चेकर घुमा के पूछ लेता है चीज़ें। यहाँ पर उसने डायरेक्ट पूछा हुआ है कि जो पूंजीवादी औद्योगिकरण है वो क्या होता है और ये आधुनिकता से कैसे संबंधित है। रिलेशन बताना है इसका आधुनिकता से, मॉडर्निटी से। ठीक है, देखते हैं अपना आंसर। पॉइंट फर्स्ट है पूंजीवाद की परिभाषा। बच्चा कुछ भी लिखते हो ना, क्वेश्चन के अंदर अगर मोटा मोटा पूछा हुआ है, यानी कि हमसे पूछा हुआ है, मेन चीज़ ही पूछ ली डायरेक्ट। पूंजीवाद एक मेन चीज़ है, आपका एक अलग से टॉपिक है। औद्योगिकरण आपका एक अलग से टॉपिक है। आधुनिकता आपका एक अलग से एक टॉपिक है। तो सबसे पहले आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा इन तीनों को। ठीक है, तो पूंजीवाद की परिभाषा देंगे हम, इससे आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा और आपका जो आंसर है वो भी बनता जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। पूंजीवाद को निजीकरण या निजीवाद भी कहा जाता है। निजीवाद का आपको पता है ना, पर्सनल जो चीज़ें होती है उसको कहते हैं निजी। ठीक है, सरल भाषा में पूंजीवाद का अर्थ है मुक्त व्यापार। मुक्त व्यापार का, मुक्त का मतलब होता है खुला, यानी कि खुला व्यापार। ठीक है, पूंजीवाद अर्थव्यवस्था में उत्पादन सरकार के हाथों में ना होकर निजी हाथों में होता है। इसमें सरकार दखल अंदाजी नहीं करती। इस अर्थव्यवस्था में व्यापारी का मकसद होता है अधिक से अधिक व्यापार को बढ़ाना और अधिक मुनाफा कमाना। बच्चा क्या होता है आपका होता है पूंजीवाद। ठीक है, पूंजीवादी औद्योगिकरण, पूंजीवाद की परिभाषा होती है आपकी। ठीक है, अब क्या है, अब है आपका औद्योगिकरण की परिभाषा। ठीक है, देखिए जानिए औद्योगिकरण क्या होता है। औद्योगिकरण एक ऐसी व्यवस्था है जो कि कृषि पर आधारित ना होकर मशीन पर आधारित होती है, जहां पर मजदूर तथा मशीनों द्वारा काम किया जाता था या फिर काम किया जाता है। औद्योगिकरण वह समय या काल है जब उत्पादन लोगों के घरों से निकलकर कारखानों में या बड़े स्तर पर मशीनों के द्वारा होने लगा था। ठीक है, क्या है औद्योगिकरण, मैंने देखी डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा है, दोबारा पढ़ देती हूँ ताकि बच्चा आपको क्लियर हो जाए अच्छे से। औद्योगिकरण वह समय या काल है जब उत्पादन लोगों के घर से निकलकर, यानी कि इसमें सिंपल बोला गया है, कंफ्यूज मत होना कि पहले लोग हाथों से काम करते थे बट अभी वो सब चीज़ें मशीन से होने लग गई। ठीक है, बड़े स्तर पर मशीनों द्वारा होने लगा। औद्योगिकरण के आने से, देखिए मैंने आगे लिखा हुआ है, औद्योगिकरण के आने से पहले हाथों से किसी भी वस्तु को बनाया जाता था जिसमें मशीनों के मुकाबले अधिक समय लगता था। ऑब्वियसली बात है, अगर कोई आप किसी चीज़ को हाथ से बनाओगे तो टाइम लगेगा और मशीन से वो जो चीज़ है वो जल्दी बन जाएगी। ठीक है, पहले मैं पढ़ देती हूँ फिर समझा दूंगी आपको। औद्योगिकरण के आने के बाद सभी तरह के उत्पादन मशीनों से बनाए जाने लगे। अलग अलग तरह के केमिकल आए, कई प्रकार के केमिकल बनाए गए और इन्हीं सब ने औद्योगिक क्रांति को एक गति प्रदान की। तो देखिए बच्चा, औद्योगिकरण जो है वो क्या है कि सिंपल सी लैंग्वेज में मोटा मोटा मैं आपको बताऊं तो इसका मतलब ये है कि पहले जो चीज़ें हाथ से होती थी अब वो चीज़ें मशीनों से होने लगी है। ठीक है, अभी मैं इसके आपको इम्पैक्ट भी बताऊंगी, क्योंकि क्या होता था ना कि हाथ से अगर आप हाथ से कपड़ा बना रहे हो या फिर आप कोई बुनाई कढ़ाई का काम कर रहे हो, स्वेटर बुन रहे हो कि या फिर किसी चीज़ के अंदर मोती लगा रहे हो, तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता था। हालांकि वो काम पक्का होता है बट बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। और वही चीज़ मशीन दुगनी तेज़ी से करती है, कम टाइम में करती है और बहुत अच्छे से करती है, सफाई से। ठीक है, तो औद्योगिकरण जो है एक तरीके से वो ये हुआ कि लोगों के घर से जो
काम था वो मशीनों द्वारा किया जाने लगा, यानी कि मशीन करने लगी वो काम। ठीक है। थर्ड पॉइंट है पूंजीवादी औद्योगिकरण के चरण। अभी हम इन दोनों को साथ में मिलकर पढ़ेंगे, पूंजीवादी औद्योगिकरण के चरणों के रूप में। ठीक है। पूंजीवादी औद्योगिकरण के मुख्यतः 2 चरण माने जाते हैं, जो इस प्रकार है। प्रथम चरण, पूंजीवाद औद्योगिकरण चरण का सबसे पहला चरण व्यापारिक पूंजीवाद के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? व्यापारिक पूंजीवाद के नाम से जाना जाता है प्रथम चरण। इसका काल 15वीं से 18वीं सदी तक माना जाता है। यह वह समय था जब पश्चिमी देशों जैसे इंग्लैंड, नीदरलैंड, फ्रांस, पुर्तगाल और स्पेन सामूहिक शक्ति थे। ठीक है। इस प्रकार के देशों ने अपना औद्योगिक विकास विश्व स्तर पर प्रारंभ कर दिया था, ताकि सभी राष्ट्रों को अपना उपनिवेश बना सके। ये प्रथम चरण था। अब है द्वितीय चरण। दूसरे चरण में 19वीं सदी को पूंजीवाद के महत्वपूर्ण विकसित रूप में देखा जाता है, यानी कि जो दूसरा चरण है वो पूंजीवाद का जो है वो पूर्ण रूप में देखा जाता है उसको, यानी कि पूंजीवाद का पूर्ण रूप विकसित हो चुका था। कौन सी सदी तक? 19वीं सदी तक। दोबारा पढ़ देती हूँ। दूसरे चरण में 19वीं सदी को पूंजीवाद के पूर्ण विकसित रूप में देखा जाता है। इस काल में औद्योगिक उत्पादन में निवेश तथा तकनीकी का विकास होता है। इस काल में स्टीम इंजन, कपड़ा मशीन और कृषि में नए नए आविष्कार हुए तथा यातायात के नए नए साधन जैसे रेलवे, कोयला और लोहा खनन के नए नए तौर तरीके अपनाए गए, जिससे बड़े स्तर पर कारखानों का निर्माण हुआ और मजदूरों को रोजगार के अवसर प्रदान हुए। ठीक है। ये था हमारा द्वितीय चरण। बढ़ते हैं आगे फोर्थ पॉइंट की तरफ, पूंजीवादी प्रगति की अवधारणा। अब हम पूंजीवाद की जो प्रगति है ना, उसकी जो प्रगति है उसकी अवधारणा के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। फर्स्ट पॉइंट है, सब पॉइंट है बेटा ये। ठीक है। कुछ इतिहासकार और अर्थशास्त्रियों के अनुसार पूंजीवाद के आने से नए नए तरीकों का आविष्कार हुआ, यानी कि कुछ इतिहासकारों का और अर्थशास्त्रियों का मानना है कि पूंजीवाद आया तो उसने नए नए तरीकों और नए नए आविष्कारों का जो है वो जन्म दिया, यानी कि एक तरीके से विकास ही हुआ हमारा। ये कुछ लोगों का मानना है। कुछ लोगों का क्या मानना है? कुछ लोगों ने कृषि संबंधी परिवर्तन को महत्वपूर्ण माना, जैसे खेती करने के लिए नए नए औजार बनाए गए, फसलों को कीड़ों से बचाने के लिए कीटनाशक रसायन बनाए गए। ठीक है। थर्ड पॉइंट है, कुछ लोगों का यह मत था कि इससे मजदूरों को रोजगार का अवसर प्रदान हुआ, तो कुछ लोगों ने कार्ल मार्क्स की अवधारणा का समर्थन किया कि पूंजीवाद के आने से लोगों में केवल लाभ कमाने की इच्छा रहती है, वह वस्तुओं को केवल लाभ कमाने के उद्देश्य से बनाते हैं, ना कि उत्पादक के उपभोग के लिए। समझे बच्चा? कार्ल मार्क्स के बारे में आपने सुना होगा। ये जो है कार्ल मार्क्स जो थे वो पूरी तरीके से साम्यवादी विचारधारा के समर्थक थे। वे चाहते थे, वो मानते थे कि जो मजदूरों की जो ताकत है, जो मजदूर हैं वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है और उसके बिना हम लोग कुछ नहीं हैं। मजदूरों और कृषकों से ही जो है किसी भी देश का बेस बनता है। इन लोगों के बिना हमारा कुछ नहीं हो सकता। और जो अमीर पूंजीपति वर्ग है, व्यापारी वर्ग है, वो भी धनी नहीं हो पाएंगे अगर उनके पास मजदूर या फिर किसान ना हो। ठीक है। फिफ्थ पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। हमारा फिफ्थ पॉइंट है साम्राज्यवाद पूंजीवादी औद्योगिकरण की देन। इसका फर्स्ट पॉइंट है तेजी से हो रहे औद्योगिकरण के फलस्वरूप ही पूंजीवाद के विकास से साम्राज्यवाद को प्रोत्साहन मिला। अदृश्य रूप से साम्राज्यवाद पूंजीवाद की ही देन है। बच्चे इसको साम्राज्यवाद कर लेना, ये टाइप करने में थोड़ा गलत हो गया। साम्राज्यवाद। ठीक है। तो क्या था इस वाले पॉइंट के अंदर कि तेजी से हो रहे औद्योगिकरण के फलस्वरूप ही पूंजीवाद के विकास से साम्राज्यवाद को प्रोत्साहन मिला। अदृश्य रूप से साम्राज्यवाद पूंजीवाद की ही देन है, यानी कि वो दिखाई नहीं देता, बट जो पूंजीवाद है वो औद्योगिकरण की वजह से ही आया है, औद्योगिकरण की ही देन है। नेक्स्ट पॉइंट है बढ़ते हुए औद्योगिकरण के कारण निरंतर बढ़ते हुए उत्पादन की खपत के लिए नए एवं विस्तृत बाजार की आवश्यकता थी और साथ ही
कारखानों को चलाने के लिए सस्ते मूल्य पर प्रचुर मात्रा में कच्चे माल की भी आवश्यकता थी। अतः ऐसे में यूरोप के प्रमुख औद्योगिक देशों ने एशिया तथा अफ्रीका में अधिक से अधिक उपनिवेश प्राप्त करने की चेष्टा प्रारंभ कर दी। बच्चा देखिए, इस वाली लाइन से आपको साफ पता चल रहा होगा कि इससे क्या हुआ, इससे प्रतिस्पर्धा बढ़ गई। किसकी? उपनिवेश बनाने की। यानी कि जो धनी कंट्री थी, जो अपने पूंजीवादी कंट्रीज थी, जहाँ पर औद्योगिकरण जो है वो विकसित रूप से बढ़ता जा रहा था, उन्होंने अपने तैयार माल को बेचने के लिए उपनिवेश बनाना स्टार्ट कर दिया। यानी कि कहीं ना कहीं तो अपना सामान बेचेंगे ही ना वो, तो इससे क्या हुआ, प्रतिस्पर्धा बढ़ी विश्व के अंदर उपनिवेश बनाने की। थर्ड पॉइंट है, 19वीं सदी के अंत तक ब्रिटेन, फ्रांस, हॉलैंड, बेल्जियम आदि देशों ने समस्त पिछड़े हुए क्षेत्रों को आपस में बांटकर उन पर अपना अपना अधिकार जमा लिया। इससे उन्हें प्रचुर मात्रा में कच्चे माल तथा निर्मित माल की खपत के लिए पर्याप्त बाजार दोनों मिल गए। देखा बच्चा, वही बात आ गई ना सामने। उनको क्या हुआ, उपनिवेश बनाने के बाद कच्चे माल के लिए भी जगह मिल गई और अपना सामान बेचने के लिए भी जगह मिल गई, और अपनी जो पर्याप्त जनसंख्या उनको बसाने के लिए भी उनको जगह मिल गई। वो जगह कौन सी थी? उपनिवेश। अफ्रीका, इंडिया, ठीक है, चाइना और भी बहुत सारी कंट्रीज जो ब्रिटेन और अदर कंट्रीज के उपनिवेश रह चुके हैं। ठीक है। फोर्थ पॉइंट है, प्रारंभिक दौर में साम्राज्यवादी देशों का मुख्य उद्देश्य अपने उपनिवेश से कच्चा माल पर्याप्त मात्रा से प्राप्त करना तथा अपने तैयार माल को इन उपनिवेशों में बेचना था, परंतु बाद में साम्राज्यवाद इन उद्देश्यों के अतिरिक्त अपने राजनीतिक शक्ति के प्रचार तथा अपनी अतिरिक्त जनसंख्या को बसाने के लिए भी प्रयास कर रहा था। देखिए बच्चा, वही बात आ गई यहाँ पर भी। ठीक है, बहुत आसान लैंग्वेज में मैंने लिखा हुआ है। बढ़ते हैं आगे 6 पॉइंट की तरफ, आधुनिकता का पूंजीवादी औद्योगिकरण से संबंध। अब रिलेशन बताना है हमें आधुनिकता पूंजीवाद औद्योगिकरण के अंदर। ठीक है। आधुनिक शब्द 15वीं शताब्दी से प्रचलन में था और नए तत्व को प्राचीन से अलग करता था। तभी से आधुनिकता को प्राचीन या प्रारंभिक तत्वों से भिन्न और उचित समझा गया। फ्रांस के लेखन में 17वीं शताब्दी तक क्वेरेल्स, बेटा इसको ठीक कर लेना, ये है क्वेरेल्स, ठीक है, इस तरीके से है ये, मतलब इसमें से एक मात्रा हटा देना बस, बाकी सब ठीक है। क्वेरेल्स के माध्यम से इस अंतर को और स्पष्टता मिली। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, आधुनिकता आधुनिकरण की लंबी प्रक्रिया का परिणाम है। जो आधुनिकता है ना, वो आधुनिकरण की एक लंबी प्रक्रिया का परिणाम है, जो प्रत्येक समाज, प्रांत, राष्ट्र, महाद्वीप के लिए भिन्न हो सकती है। यानी कि अलग अलग जगहों के लिए अलग तरीके से इसको एक्सप्लेन किया जा सकता है। आधुनिकता को एक ऐसी सांस्कृतिक प्रवृत्ति कहा जा सकता है जो तर्क और प्रगति के आधार पर परंपराओं को नकार कर नए युग का सदैव स्वागत करती है। यानी कि जो आधुनिकता है वो कभी भी ना प्राचीन जो चीज़ें होती है, रूढ़िवादी चीज़ों को जो होती है वो नहीं मानती। वो क्या करती है, आने वाली चीज़ों को खुशी खुशी अपनाती है। यानी कुछ भी अगर बदलाव आता है समाज के अंदर तो आधुनिकता क्या है, उसको अपना लेती है। ठीक है, ये इसका मोटे तौर पर एक एक्सप्लेनेशन है। थर्ड पॉइंट है, लेकिन आधुनिकता ने सिर्फ बौद्धिक प्रगति की ही चर्चा नहीं की, बल्कि 16वीं से 18वीं सदी में बौद्धिक लहर से प्रभावित हुए लोगों से भी अधिक बड़े पैमाने पर लोगों की विचारधारा और वैश्विक स्तर में परिवर्तन की भी चर्चा करता है। कौन? आधुनिकता। ठीक है, इसने आधुनिक होने के अर्थ और क्षेत्र को भी विस्तृत किया है। बढ़ते हैं फोर्थ पॉइंट की तरफ, आधुनिकता का अर्थ एक औद्योगिक समाज की मूलभूत विशेषताओं का वर्णन करना है। यह पूंजीवाद और समाजवादी समाज में भी समाहित है। ठीक है। निष्कर्ष, इस प्रकार हमने पूंजीवादी औद्योगिकरण को विस्तृत रूप से जाना तथा आधुनिकता से कैसे संबंधित है इस बात पर चर्चा की। आधुनिकता को 3 भागों में बांट सकते हैं, पूर्व आधुनिकता, आधुनिकता और उत्तर आधुनिकता। बेटा पूर्व आधुनिकता का मतलब होता है आधुनिकता से पहले का समय। जब क्या था मैं आपको बता देती हूँ मोटा मोटा, जब ईश्वर का प्रभुत्व ज़्यादा था, जब केंद्र की शक्ति किसको माना जाता था? ईश्वर को, सबको ईश्वर का भय था। फिर क्या आया? फिर आया आधुनिकता, जिसके अंदर ईश्वर के प्रभुत्व को जो है थोड़ा नकारा जाने लगा। ठीक है। उसके बाद आया उत्तर आधुनिकता, जिसके अंदर ये माना जाने लगा कि जो ईश्वर है
वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? चिंतन के ऊपर। यानी कि जो व्यक्ति जितना भय या फिर जितना प्रेम ईश्वर से रखता है, उसी के अकॉर्डिंग जो है ईश्वर को ताकतवर या कम ताकतवर आंका जा सकता है। ठीक है बच्चा, अगर आपको पूर्व आधुनिकता, आधुनिकता और उत्तर आधुनिकता के बारे में डिटेल में जानना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप मेरी ईमेल आईडी के अंदर मुझे मेल कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको कुछ भी डाउट हो वीडियो के अंदर, कोई पॉइंट समझ में नहीं आया है या फिर आपको और डिटेल के अंदर किसी पॉइंट को समझना है तो आप प्लीज़ कमेंट करिए। ठीक है, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।